नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग समूचा उत्तर भारत आज बाढ़ की चपेट में है। इस बार मानसून औसत से काफी अधिक वर्षा देकर गया है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि अभी कुछ दिन और बारिश में गुजरेंगे। ऐसे में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले और समूचा पंजाब बाढ़ की भयंकर चपेट में है। कई बार हम कहते हैं ना कि जो चीज हमारे लिए वरदान होती है वही चीज अभिशाप बन के सामने आ जाती है। पंजाब की सबसे अच्छी चीज क्या है कि वह 5 नदियों के संगम का बना हुआ राज्य है, यानी कि 5 नदियां पंजाब में सदा नीरा बहती हैं, जिनमें से 3 नदियां तो काफी महत्वपूर्ण है। यही नदियां पंजाब को दुनिया के बेहतरीन उपजाऊ मिट्टी देती है। हर साल नई नई एलुवियल सॉइल लेकर आती है, जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है। और यही नदियां जब प्रचंड रूप धारण करती है तो पंजाब में कभी 1955, कभी 1988, 2019, 2023 और 2025 का गंभीर और भयंकर बाढ़ देती है। आज पूरा पंजाब बाढ़ की चपेट में है। पूरे भारत से पंजाबियों की मदद करने के लिए लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। पंजाबियों को आज इस स्थिति में देखकर हम इस बात का मूल्यांकन करना चाहते हैं, इस बात का विश्लेषण करना चाहते हैं कि आखिर पंजाब के इस भयंकर बाढ़ के क्या मायने हैं। राज्य सरकार ने पंजाब के सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। लगभग 1902 गांव, 4 लाख की आबादी, 12 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि आज बाढ़ की चपेट में है। इस भयंकर आपदा ने लगभग 50 लोगों की पंजाब में जान ले ली है और हजारों हजार मवेशी लापता हैं, गायब हैं या बाढ़ में बह गए हैं। इस स्थिति को समझने के लिए हमें पंजाब के भूगोल को समझना पड़ेगा। पंजाब नाम ही 5 नदियों से जुड़ा हुआ है। पंजाब 5 नदियों के नाम पे ये पंजाब है और 5 नदियों में 3 नदियां सदा नीरा है, है, यानी कि जहां पे लगातार सालों भर वर्ष भर पानी होता है। इन 3 नदियों में जो सबसे पहली नदी है रावी नदी है। रावी नदी का उद्भव हिमाचल के रोहतांग पास से होता है और यह हिमाचल से निकलकर दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हुई उत्तर से पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के उत्तर के जिले विशेषकर पठानकोट और गुरदासपुर इस नदियों की रावी नदी के बहाव क्षेत्र के अंदर आते हैं। रावी नदी पर पंजाब में एक डैम बना हुआ है जिसको हम थेन डैम या रंजीत सागर डैम के नाम से जानते हैं। रावी नदी पर यह बांध बना हुआ है। पंजाब से निकलकर यह नदी चिनाब में पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। ये रावी नदी की कहानी। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है जो पंजाब के भविष्य को निर्धारित करती है वो ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यासकुंड रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है और वहां से निकलकर यह नदी कुल्लू और कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश से होकर हरिके में सतलुज नदी से आकर मिलती है। इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है उस बांध का नाम है पोंग डैम और पोंग डैम पंजाब के होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरन तारण, हरिके जिले जो ब्यास नदी के बहाव क्षेत्र में आते हैं जो पोंग डैम के द्वारा नियंत्रित है। तीसरी महत्वपूर्ण नदी जो पंजाब के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है, पंजाब के वर्तमान के लिए काफी जिम्मेदार है, वो तीसरी नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत के दक्षिण पश्चिम में रक्षाताल झील से निकलती है। तिब्बत से निकलकर यह नदी हिमाचल को होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है और अंततः पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। पंजाब के नांगल, रोपर, नवांशहर, जालंधर, लुधियाना, मोगा और फिरोजपुर, तरन तारण जिले इस नदी के बहाव क्षेत्र में आते हैं। इस नदी पे बाढ़ और जल सिंचाई को ध्यान में रखते हुए आजादी के प्रारंभिक समय में ही भाखड़ा नांगल डैम का निर्माण किया गया था। इन 3 नदियों के अलावा कुछ छोटी छोटी नदियां भी पंजाब की सिंचाई, पंजाब की बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक महत्वपूर्ण नदी घग्गर नदी है। इसके साथ कई अन्य सहायक नदियां हैं और कई अन्य पहाड़ी धाराएं जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर से निकलकर पंजाब की तरफ आती है। पंजाब की ज्योग्राफी के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, नदियां तो कई राज्यों में है लेकिन पंजाब की ज्योग्राफी के साथ एक महत्वपूर्ण घटना जुड़े हुआ है। वो महत्वपूर्ण घटना यह है कि पंजाब के 2 क्षेत्रों में, एक तो उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर हिमालय है और दूसरी तरफ हिमाचल का हिमालय है। यानी पंजाब के दोनों साइड पे हिमालय के होने के कारण, वन के होने के कारण और पहाड़ी वर्षा की अधिकता के कारण पंजाब क्षेत्र हमेशा से ही बाढ़ आशंकित क्षेत्र बना हुआ है। यानी कि पंजाब की स्थिति ऐसी है कि इसके 2 छोरों पे हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं जहां खूब वर्षा होती है। ठंड के समय में बर्फ जमते हैं और वही बर्फ पिघल पकड़ गर्मियों में, सर्दियों में पंजाब की सिंचाई में योगदान करते हैं। यानी पंजाब के लिए ये पहाड़, ये नदियां वरदान है। लेकिन ठहरिए और सोचिए,
सोचिए, जब अधिक बारिश होती है और यही पहाड़ लबालब हो जाते हैं, तब पंजाब की स्थिति भयंकर होती है, क्योंकि पंजाब में भी उस समय बारिश हो रही होती है और पहाड़ों से बारिश का सारा पानी भी पंजाब की तरफ निकलता है। ऐसे में इस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए और सर्दियों और गर्मियों में सिंचाई की सुविधा को बनाए रखने के लिए तीन डैम यानी 3 बांध, भाखड़ा नांगल, थेन डैम और पोंग डैम पंजाब के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि जब आप मौसम का सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं, तो जुलाई और अगस्त के महीने में आप पोंग डैम, थेन डैम और भाखड़ा नांगल डैम को पानी से भर के रखते हैं, ताकि हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर गर्मियों तक उन्हीं डैमों से पानी के बहाव को नियंत्रित करके और सिंचाई के काम में प्रयोग लाया जा सके। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने जुलाई और अगस्त महीने में डैम को भर लिया और अगस्त महीने में फिर अधिक बारिश होगी, जैसा कि इस बार इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि 45% अधिक वर्षा हुई है जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में, तब अधिक पानी पहले से भरे डैम में नहीं रखा जा सकता है और उस पानी को छोड़ना ही पड़ेगा। पहले से भरा हुआ अधिक पानी जो डैम में है, उसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में और अधिक बारिश का होना और फिर डैम से पानी का छोड़ा जाना। यानी पंजाब में पहले से भी अधिक बारिश है, हिमाचल, पंजाब में भी अधिक बारिश है और अब डैम भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी को ओवरफ्लो कर चुका है। तो ये तीनों डेडली कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तो पंजाब में 2025 जैसा बाढ़ आता है, जो आज इस बार ऐसा हुआ है। ऐसी स्थिति में दशकों से जो पंजाब कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम करता रहा है, जो पंजाब पूरे देश को 20% गेहूं, 12% चावल देता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1.5% कुल क्षेत्र का, यानी पंजाब का कृषि भूमि देश के कुल कृषि भूमि का 1.5% है। वह कृषि भूमि देश को 20% गेहूं, 12% चावल देता है और पंजाब को दुनिया का सबसे उपजाऊ राज्य बनाता है, वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है और फिर पंजाब ऐसी स्थिति में आता है जैसी की स्थिति में आज है। जो पानी के स्रोत पंजाब के लिए वरदान होते हैं, वही पानी के स्रोत 2025 की बाढ़ के अभिशाप भी चले आते हैं। अब आप ये समझिए कि पंजाब में बाढ़ के नियंत्रण की पूरी प्रणाली कैसे काम चलती है। 3 डैम मैंने आपको बताया कि पंजाब की खुशहाली और पंजाब की वर्दहाली दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। इन तीनों डैमों के अलावा नदियों के साथ साथ पैरेलल तटबंध बने हुए हैं, मिट्टी के तटबंध है। ये नदियों के किनारे मिट्टी के तटबंध पैरेलल बनाए हुए हैं। ये मिट्टी के तटबंध बाढ़ से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं, प्रथम रक्षा पंक्ति का काम करते हैं। यानी नदियां जब ओवरफ्लो होती है तो इन तटबंधों के सहारे से उनको नियंत्रित किया जाता है। लेकिन होता क्या है, जब आप इन तटबंधों का रेगुलर मॉनिटर नहीं करेंगे, ये मिट्टी के तटबंध है, जब नदियों में अवैध खनन होगा और इन तटबंधों से होकर भारी भारी गाड़ियां गुजरेंगी, तो ये तटबंध अब धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे और जब इन तटबंधों से भी ज्यादा पानी आ जाए तो फिर उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। आजादी से के बाद से लेकर 5 बार ऐसा हुआ है, जब 1955 में, 1988 में, 1993 में, 2019 में और 2023 के बाद 6ठी बार 2025 में पंजाब को इस भयंकर आपदा के साथ जूझना पड़ा है। वर्तमान में क्या हुआ है? वर्तमान में यह हुआ है कि पंजाब के साथ साथ हिमाचल और जम्मू कश्मीर में 45% अधिक वर्षा हुई, यानी जितनी वर्षा होती थी उससे 45% अधिक वर्षा हुई है। जुलाई 1 से लेकर सितंबर 5 तक ब्यास नदी का जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया उस एरिया को कहते हैं जहां से नदी पानी रिसीव करती है। नदी फ्लो करती है एक चीज होती है, लेकिन उस फ्लो में बहुत सारे जगहों से पानी आके जुड़ता है, उस सारी जगहों को हम फ्लो एरिया, कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो कैचमेंट एरिया में 1 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक 11.70 बिलियन क्यूबिक मीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। बेहतरीन वर्षा हुई और जरूरत से ज्यादा वर्षा हुई। ब्यास नदी पे बना पोंग डैम सिर्फ 5.5 क्यूबिक मीटर पानी को ही रोक सकता है या नियंत्रित कर सकता है, यानी कि बारिश हुई है 11.7 बिलियन क्यूबिक मीटर और उसकी क्षमता है 5.5 क्यूबिक मीटर, यानी उसकी क्षमता से दुगने से भी अधिक बारिश हुई है। ऐसे में दुगने से अधिक बारिश को बाढ़ को नियंत्रित करने में ये डैम असफल साबित होते हैं और फिर इनको अचानक से खोलना पड़ता है और डैम के लो फ्लो एरिया में, नीचे के एरिया में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न। 2023 में जब बाढ़ आया था तब उस समय 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर बारिश का पानी आया था, यानी इस बार 11.70 मिलियन क्यूबिक मीटर बारिश है और इसके पहले 2023 में जब भयंकर बाढ़ आई थी तब भी 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर ही पानी आया था। यानी पिछली बार के 9.52 क्यूबिक मीटर की तुलना में इस बार पानी 11.70 बिलियन क्यूबिक मीटर है, यानी पिछले बार की तुलना में भी काफी अधिक है। और जब इसकी तुलना आप 1988 या 2019 से करेंगे तो 2019 में सिर्फ 5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आया था, यानी 2019 की तुलना में इस बार का बारिश दुगने से अधिक है। 1988 में जब भयंकर बाढ़ आई थी पिछली बार तो 7.94 बिलियन क्यूबिक मीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि 1988, 2019 और 2023 तीनों की तुलना में 2025 में सर्वाधिक पानी ब्यास नदी में आया है, जो बाढ़ का एक कारण बना है। सतलुज, जिसपे कि भाखड़ा डैम बना हुआ है, वहां पे 9.11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आया है, जो पिछली बार यानी 1988 के 9.45 बिलियन क्यूबिक मीटर की पानी की तुलना में थोड़ा कम ही है। तो सतलुज का जो क्षेत्र है, सतलुज का जो बहाव क्षेत्र है, वहां पे बाढ़ की उतनी स्थिति खराब नहीं है जितना
की व्यास नदी के सामने है। पोंग डैम और भाखड़ा डैम, ये जो दो डैम है, इनका नियंत्रण भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाता है। बीबीएमबी पोंग डैम और भाखड़ा नांगल डैम का नियंत्रण करती है, जबकि थेन डैम का नियंत्रण पंजाब सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है। यानी कि भाखड़ा और पोंग डैम, ये जो दो डैम है वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, और तीसरा डैम जो थेन डैम है वो पंजाब सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जाते हैं। पंजाब और हिमाचल के साथ साथ हरियाणा के बीच पानी के शेयरिंग को लेकर और उसके डेटा को लेकर आप हमेशा तनाव की खबरें पढ़ते होंगे, और बार बार पंजाब सरकार बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को इस तनाव के लिए, इस पारदर्शिता के अभाव के लिए जिम्मेदार ठहराती है। इन दोनों बांधों में एक बड़ी समस्या सिल्ट के जमाव, यानी कि जो नदियां अपने साथ अवसाद लाती है, जब आप उसके ऊपर डैम बना देते हैं तो पानी का बहाव स्लो पड़ जाता है, और वो अवसाद डैम के पहले यानी डैम के जो एरिया है जहां पे पानी एकत्रित होता है वहां पे वो अवसाद जमा हो जाता है। भाखड़ा बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं मनोज त्रिपाठी, जो कि चेयरमैन है, वो कहते हैं कि इस समय भाखड़ा नांगल डैम में अवसादों की इतनी मात्रा हो गई है कि उसके कुल कैपेसिटी का 25% अवसादों ने ले रखा है। 25% डैम की क्षमता अवसादों से भर गई है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको पूरा पानी डैम से खाली करके डैम को साफ करना पड़ेगा, सिल्ट निकालना पड़ेगा। और आप इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है? जब आप पूरा पानी खाली कर देंगे और सपोज कीजिए कि उस साल बारिश नहीं हुई तो डैम खाली रह जाएगा, और फिर गर्मियों में, सर्दियों में सिंचाई और पीने के पानी की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए राज्य सरकारें इस रिस्क को लेने को तैयार नहीं होती है। लेकिन इस आपदा के बाद शायद सबक मिले और हम डैम को सिल्ट से खाली कर दे। जब जब पंजाब डूबता है इन तीनों बांधों के ऊपर ध्यान अनायास चला जाता है, और ये तीनों बांध अपने आप चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। क्योंकि बीबीएमबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट के कानून से बना है, तो इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी शामिल हो जाती है। केंद्र ने बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के नियम को 2022 में संशोधित किया, और उस नियम में कह दिया, पहले क्या होता था कि बीबीएमबी के टॉप पोस्ट पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ऑफिसर ही अपॉइंट किए जा सकते थे, क्योंकि ऐसा मानना था कि चूंकि बीबीएमबी पंजाब हरियाणा के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो अगर वहां के ऑफिसर जुड़े टॉप मैनेजमेंट में होंगे तो पंजाब हरियाणा की ज्योग्राफी, उसकी डिमांड को बड़े आसानी से समझते हैं और वो इस मामले में सफल होंगे। लेकिन 2022 में केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया, और संशोधन करके लिख दिया कि अब भारत के किसी भी हिस्से से शीर्ष अधिकारी इसके मैनेजमेंट बोर्ड में जा सकते हैं। तब से पंजाब सरकार का बीबीएमबी के ऊपर अन्य आरोप भी हो गए कि इसमें पारदर्शिता का अभाव है, ये अपनी सूचना को नहीं दे पाता है, ये हमें समय पर सूचना नहीं दे पाता है। तो बीबीएमबी के कानून के बदलने के बाद से पंजाब सरकार बीबीएमबी के प्रति और भी तीखी हो गई, और उनका आरोप है कि जुलाई अगस्त में आपने, जब मौसम का पूर्वानुमान था कि अधिक बारिश होगी, तो जुलाई अगस्त के महीनों में ही आपने इतनी अधिक पानी को क्यों स्टोर करके रखा कि बाद में आए पानी को हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मुख्यतः हमें समझने की जरूरत है कि ये जो डैम है, ये मुख्यतः सिंचाई और बिजली के उत्पादन के लिए बनाए गए, न कि बाढ़ के नियंत्रण के लिए। बाढ़ नियंत्रण की क्षमता का हमें इसमें विकास करना पड़ेगा। ये डैम फिलहाल इस उद्देश्य से नहीं बनाए गए। 3 रास्ते हमारे पास बचे हैं। हमें क्या करना होगा? हमें ये मानना होगा कि हमें बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जो नदियों के सहारे तटबंध बने हैं, उन तटबंधों को टाइम पे निगरानी करना पड़ेगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग हम उसको कर सकते हैं कि तटबंधों के हालात कैसे हैं। इलीगल माइनिंग को हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि इलीगल माइनिंग से इन तटबंधों के ऊपर तनाव बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। फिर तीसरा काम क्या करना पड़ेगा? हमें सिल्ट, जो नदियों के बांधों के पहले जमे, उन सिल्ट की निकासी करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, इस डीसिल्टिंग के लिए लगभग 4000 से 5000 करोड़ का बजट आएगा, जो राज्य सरकार को अलॉट करना पड़ेगा। ऐसे में जरूरी यह है कि हम जनता और सरकार के बीच बांधों के मैनेजमेंट को लेकर पारदर्शिता रखें, रियल टाइम डेटा शेयर करें, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग समय समय पे डेटा राज्यों के साथ शेयर करें, बारिश की क्या संभावना है। एक और चीज महत्वपूर्ण है, हमें प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें प्रकृति के साथ एक सह अस्तित्व का, कोई एग्जिस्टेंस का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी आपदा हमारे पास हमेशा आती रहेगी। भारत को इन आपदाओं से जूझने के लिए प्रकृति के अधिक दोहन से अलग हटकर, अभी आप देखे होंगे कि जब हिमाचल में बाढ़ की बात हुई तो कितने सारे लकड़ियों के गट्ठे नदियों में बहते हुए पाए गए। तो ये अंधाधुंध कटाई का परिणाम है, उसका उदाहरण है। कल प्रधानमंत्री पंजाब और हिमाचल के दौरे पे गए थे। 1600 करोड़ रुपए उन्होंने पंजाब राहत कोष को देने का वादा किया। हालांकि पंजाब सरकार का आरोप है कि लगभग 20,000 करोड़ की जरूरत है राज्य के पुनर्निर्माण के लिए, इतनी जरूरत है। और उनका आरोप यह भी है कि 60,000 करोड़ जीएसटी का जो पैसा है वो केंद्र सरकार के पास रुका हुआ है, वो पैसा तत्काल जारी किया जाना चाहिए। इस आपदा के समय में समूचा देश और मैं पंजाब के साथ हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।